नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल से जितनी भी करंट अफेयर की घटनाएं हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल से हाल ही में एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो एयरटेल जो टेलीकॉम कंपनी है उसने अपनी 5G जो क्षमता है उस क्षमता को बढ़ाने के लिए ये समझौता किया है नोकिया कंपनी के साथ में। और ये जो समझौता हुआ है ये हुआ है $1 बिलियन का। अब ये जो समझौता हुआ है नोकिया कंपनी के साथ एयरटेल ने किया है अपने नेटवर्किंग जो क्षमता है उसके लिए इम्प्रूव करने के लिए। तो अब होगा क्या, तो तकरीबन 2020 तक ये मिलके देश भर में तकरीबन 30,000 रेडियो आवृत्ति के स्पेक्ट्रम बैंड लगाएंगे ताकि जो नेटवर्किंग की क्षमता है उसके लिए बढ़ाया जा सके। अब बात करते हैं नोकिया की। तो नोकिया एक टेलीकॉम कंपनी है, मतलब कि मोबाइल कंपनी है। अगर बात करें नोकिया की तो नोकिया की स्थापना हुई थी 1865 में, मतलब कि 1865 में। मुख्यालय एस्पू में है जो कि फिनलैंड में है, और फिनलैंड की ही एक मोबाइल निर्माता कंपनी है नोकिया। और चेयरमैन है रिस्टो सिलास्मा, और प्रेसिडेंट और सीईओ हैं नोकिया के राजीव सूरी। और हालांकि सीईओ नियुक्त हो गए हैं, कौन नियुक्त हो गए हैं, तो पीका लैंडवार नियुक्त हो गए हैं। जब राजीव सूरी हटेंगे तो पीका लैंडवार ही बनेंगे नए सीईओ। बात करते हैं अब एयरटेल टेलीकॉम कंपनी की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में, और चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल। और एयरटेल के ये संस्थापक भी हैं सुनील भारती मित्तल, और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं एयरटेल के गोपाल बिट्टल। कौन है, गोपाल बिट्टल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे आर्थिक सहयोग और आर्थिक संगठन, इसके लिए OECD बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है। तो OECD में अमेरिका का राजदूत बनी है मनीषा सिंह। और किसने नियुक्त की है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये राजदूत के रूप में चुनी गई हैं, जो कि किसमें होंगी, तो आर्थिक सहयोग और आर्थिक संगठन में राजदूत के रूप में इन्हें चुना गया है। मनीषा सिंह एंग्लो इंडो अमेरिकन है। कौन है, तो ये इंडो अमेरिकन है, मतलब कि भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक हैं। अब बात करते हैं, कुछ समय पहले ही जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने एक व्यक्ति थे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक जिनका नाम है सुदर्शनम बाबू। और सुदर्शनम बाबू के लिए कौन चुना था, तो नेशनल साइंस बोर्ड का सदस्य चुना गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुदर्शन बाबू के लिए राष्ट्रीय जो विज्ञान बोर्ड है उसका सदस्य चुना है। उसके बाद अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग और आर्थिक जो संगठन है उसमें अमेरिका का राजदूत चुना है मनीषा सिंह को। ये भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक हैं। अगर बात करें आर्थिक सहयोग और आर्थिक संगठन की, तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये देश के जो इकोनॉमी होती है उसके लिए इम्प्रूव करने के लिए है ये संगठन कार्य करता है। स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय है पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है, तो पेरिस फ्रांस में है। और यहाँ के महासचिव हैं जॉन्स एंजेल गुर्रियो इस संस्था के कौन है, महासचिव हैं। उसके बाद सदस्य देश हैं इसमें 36, इसमें सदस्य हैं 36। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाला बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास जिसका नाम है पिच ब्लैक 2020 को कोविड-19 के चलते रद्द कर दिया है। ये जो बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास का मतलब है ये वायुसेना अभ्यास है जिसका नाम है पिच ब्लैक। और पिच ब्लैक अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है तो इसी के प्रकोप को देखते हुए, तो इसी के चलते हुए अब ये जो युद्ध अभ्यास है पिच ब्लैक 2020 इसके लिए रद्द कर दिया गया है। और ये कहाँ आयोजित होने वाला था, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला था। और ये एक बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास है, मतलब कि इसमें विभिन्न देशों के जो वायुसेनाएं वो भाग लेती हैं। और इसमें भारत भी भाग लेता है। भारत 2018 से इसमें भाग ले रहा है, और भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। हालांकि इसके लिए मतलब कि पूर्णतः रद्द कर दिया गया है। ये जो वायुसेना युद्ध अभ्यास है इसके लिए पूर्णतः रद्द कर दिया गया, इसका मतलब ये है। और ये जो हवाई युद्धाभ्यास है ये प्रति 2 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है, मतलब कि अब इसका जो आयोजन किया जाएगा वो 2022 में किया जाएगा। अब बात चली है ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ये जो बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास था पिच ब्लैक ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, इसमें भारत भी पार्टिसिपेट करता और इसमें विभिन्न देश भाग लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है डॉलर और पीएम है स्कॉट
मॉरिशन। आपके लिए ज्ञात होगा अभी जो भारत में एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होने वाला था, वो नौसेना का था, और वो कौन सा था, तो उसका नाम था मिलन। और ये मिलन कहाँ होने वाला था, तो ये होने वाला था विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते हुए इसके लिए भी रद्द कर दिया गया है। और क्योंकि जो मिलन जो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था, इसमें 40 देशों के मेंबर कंट्री आने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसको भी रद्द कर दिया गया है। अब बात करते हैं, और ये जो पिच ब्लैक वायुसेना जो अभ्यास है 2020 वाला, ये 27 जुलाई से 14 अगस्त तक आयोजित होने वाला था, लेकिन अब इसके लिए पूर्णतः रद्द कर दिया गया है। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया से एक क्वेश्चन और है, तो मैंने यहीं पे लिखा है क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया के संबंधित क्वेश्चन है। एक कोविड सेफ नाम से एक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ये कोविड सेफ नाम से है, और जो कि एक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है, जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन था, तो ऑस्ट्रेलिया के 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये है क्या, और इससे होगा क्या, तो जब भी कोविड-19 का जब भी टीका बनेगा, तो कोविड-19 के टीका बनने के बाद वो टीका अमीर देश तथा जितने भी अमीर देश हैं और जितने भी गरीब देश हैं उनके लिए एक समान रूप से वितरित किया जाएगा। और पहले क्या होता था कि मतलब जो अमीर देश थे उन लोगों के लिए वितरित हो जाते थे और गरीब देश रह जाते थे, लेकिन अब क्या होगा, तो वो जब भी वैक्सीन इसकी बन जाएगी कोविड-19 की, तो वो अमीर देश तथा गरीब देशों के बीच एक समानता के रूप में वितरित की जाएगी। तो इसी के लिए लॉन्च किया गया है कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सेलेरेटर, जो कि लॉन्च किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं WHO, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, मतलब कि 1948 में, और 7 अप्रैल के लिए मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और महानिदेशक हैं इस WHO के टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस। का नाम है, तो इनका नाम थोड़ा हार्ड है, लेकिन टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस। ये कहाँ के हैं, तो ये इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। और कुछ समय पहले ही जो WHO है, WHO ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक अभियान की शुरुआत भी की थी। इसका नाम था सेफ हैंड चैलेंज। क्या नाम था, तो सेफ हैंड चैलेंज अभियान था। और ये इस अभियान में के अंतर्गत क्या था, मतलब कि कोई भी व्यक्ति 20 सेकंड तक हाथ धुलते हुए अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता था, और उस वीडियो के लिए सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकता था। तो यही था सेफ हैंड चैलेंज अभियान, जो कि चलाया गया था WHO के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है WHO से, तो WHO को 30 मिलियन अनुदान देने की भी घोषणा किसने की है, तो ये चाइना ने की है अभी फिलहाल में। और WHO के लिए फंडिंग भी रोक दी गई है, किस देश के द्वारा, तो वो USA के द्वारा WHO को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी है अमेरिका ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 29% हिस्सेदारी को खरीद लिया है। ये जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, इसने 29% हिस्सेदारी को खरीद लिया है एक्सिस बैंक में। मतलब कि एक्सिस बैंक की 29% की हिस्सेदारी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा खरीद ली गई है। हालांकि ये हिस्सेदारी पहले भी इसने खरीदी थी। जो पहले हिस्सेदारी थी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की एक्सिस बैंक में, वो थी 1%। कितनी थी, तो वो 1% थी। अब इसने 29% हिस्सेदारी और खरीद ली है, तो अब इसकी टोटल हिस्सेदारी एक्सिस बैंक में कितनी हो गई है, तो अब ये बढ़ के हो गई है 30%। पहले 1% थी, अब 29% और खरीद ली है, तो टोटल मिला के 30% अब इसकी हिस्सेदारी हो गई है एक्सिस बैंक में। अगर बात करते हैं एक्सिस बैंक की, तो मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष हैं राकेश मखीजा, और मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ चौधरी। अब बात करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन और है, क्योंकि हिस्सेदारी से ही संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि हिस्सेदारी खरीदी गई है। तो अभी हाल ही में HDFC ने भी रिलायंस कैपिटल में 6.43 की हिस्सेदारी खरीदी है। किसने, तो रिलायंस कैपिटल में 6.43% की हिस्सेदारी खरीदी है HDFC ने। उसके बाद कुछ समय पहले ही मैंने आपके लिए नोट कराया था, फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.9% की हिस्सेदारी खरीदी है। किसने, तो फेसबुक ने खरीदी है। किसमें, तो रिलायंस जियो में। कितनी खरीदी है, तो 9.99%। और नेक्स्ट अगर बात करें, तो कुछ समय पहले ही जो HDFC फाइनेंस है, HDFC फाइनेंस कंपनी में जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, ये क्या है, पीपल बैंक ऑफ चाइना, ये चीन की केंद्रीय बैंक है, जिसका नाम है पीपल बैंक ऑफ चाइना।
इसने HDFC फाइनेंस में 1.01 हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये सब पॉइंटें आपके हिस्सेदारी से संबंधित थे, जिसमें 2 पॉइंट नए थे, एक ये एक्सिस बैंक वाला, एक ये HDFC बैंक वाला। मैंने अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, मैंने एक ही में लगा दिए हैं। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन फेसबुक वाले और HDFC फाइनेंस वाले, ये मैं ऑलरेडी आपके लिए नोट करवा चुका हूँ, ये रिवीजन के तौर पे थे। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने धाविका झूमा खातून पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। ये एक धाविका हैं जिनका नाम है झूमा खातून। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ध्यान रख के चलना, ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं झूमा खातून। अब इन पर प्रतिबंध लगा दिया है 4 वर्ष का। किसने लगाया है? तो एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट ने। और इन पर जो ये प्रतिबंध लगा है 4 वर्ष का, ये क्यों लगा है? तो इन्होंने प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया था, जिसके चलते हुए ये डोप टेस्ट में पकड़ी गई थी, और इन पर अब ये 4 साल का प्रतिबंध लगा है। हालांकि 2018 के जो राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ पे? जो गुवाहाटी में आयोजित की गई थी, और 1500 मीटर और 5000 मीटर की जो दौड़ हुई थी, उसमें इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। तो उस समय तो ये जो 2018 में ये गेम्स हुए थे, राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप हुई थी, इसमें इन्होंने कांस्य पदक भी जीते थे, जो कि गुवाहाटी में आयोजित हुआ था। उस समय तो ये इस वाले टेस्ट के लिए पास कर ली गई थी, क्योंकि जो डोप टेस्ट हुआ था। लेकिन इसके एक जो टेस्ट हुआ था वो बाडा के पास भेजा गया था, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब उसका रिजल्ट अभी कल आया है, तो उसके द्वारा अब ये जो गेम्स हुआ था इसमें पॉजिटिव पाई गई थी, तो उसी के चलते हुए इन पर अब 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बात करते हैं, एक प्रतिबंध और भी लगा है, हालांकि मैंने अलग क्वेश्चन नहीं बनाया है, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं इनका नाम है उमर अकमल। इन पे भी पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने 3 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। किस पर? तो उमर अकमल ये कौन है? तो पाकिस्तान क्रिकेटर हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके ऊपर भी 3 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। अब इन पर ये 3 वर्ष का प्रतिबंध क्यों लगा है? तो इन पर प्रतिबंध इसलिए लगा है क्योंकि जो पाकिस्तानी भ्रष्टाचार जो संहिता है उनके नियमों का उल्लंघन किया है। किसने? उमर अकमल ने। तो इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 वर्ष का सभी क्रिकेटरों से इनके ऊपर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की वृद्धि दर घटाकर कितने % अनुमानित की है? कितनी अनुमानित की है, या प्रतिशत लगा लेना, कितनी प्रतिशत अनुमानित की है? हालांकि इंडिया रेटिंग एंड जो रिसर्च है उन्होंने 2020-21 के लिए जो पहले अनुमान लगाया था वो लगाया था 3.6% का, लेकिन अब इन्होंने अनुमान घटा के कर दिया है 1.9% का, क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है। तो जितनी भी जो एजेंसी हैं, रेटिंग एजेंसी, उनके द्वारा अनुमान घटाया जा रहा है। अब बात करते हैं कुछ अन्य संस्थाओं के अनुमान की, जो कि एकदम लेटेस्ट है। तो मैंने कुछ समय पहले आपके लिए नोट कराया था, ये सब मैं आपके लिए नोट भी करा चुका हूँ, ये सब लेटेस्ट ही हैं। तो अभी भारतीय उद्योग परिसंघ CII बोलते हैं इसके लिए, इसने अनुमान लगाया है भारत की वृद्धि दर जो कि वित्त वर्ष 2020 और 21 में रहेगी 0.9% से लेकर 1.5%। फिच रेटिंग ने अनुमान लगाया है 0.8%, क्योंकि फिच रेटिंग के द्वारा भी अनुमान घटाया गया था। पहले लगाया गया था कितना? तो फिच रेटिंग ने पहले तो लगाया था 2% का, उसके बाद 2% से घटाकर कर दिया था 1.8% का, फिर 1.8% से भी घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 0.8%। SBI इको रेप ने 1.1% का, IMF मतलब कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1.9% का अनुमान लगाया है। S&P मतलब कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग ने 1.8% का अनुमान लगाया है। उसके बाद UN मतलब कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने अनुमान लगाया है 4.8% रहने का। ADB मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने अनुमान लगाया है 4% रहने का। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है 1.5 से 2.8% रहने का। गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान लगाया है 1.6% रहने का। इंडिया रिसर्च ने अनुमान लगाया है 1.9% रहने का, और क्रिसिल ने जो अनुमान लगाया है 1.8% रहने का, और मूडीज ने अनुमान लगाया है 2.5% रहने का। ये सब लेटेस्ट वृद्धि दर हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के भू सर्वेक्षण विभाग ने चंद्रमा का पहला डिजिटल एकीकृत नक्शा लॉन्च किया है? मतलब कि ये जो भू सर्वेक्षण विभाग है ये किस देश का है जिसने कि चंद्रमा का पहला डिजिटल एकीकृत नक्शा लॉन्च किया है? तो ये भू सर्वेक्षण विभाग है अमेरिका का, और अमेरिका का भू सर्वेक्षण विभाग ने चंद्रमा के पहले डिजिटल एकीकृत नक्शे को लॉन्च किया है। अब इस नक्शे से फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा ये होगा क्योंकि जो 2024 में एक मिशन भेजेगा नासा,
कौन भेजेगा? तो नासा मतलब कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। कौन सा मिशन? तो वो चंद्रमा से संबंधित एक मिशन है जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन है जो कि 2024 में चंद्रमा पर भेजेगा, तो उसमें काफ़ी सहायता मिलेगी इससे। तो ये एकीकृत नक्शा लॉन्च किया है अमेरिका ने। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। यहाँ पे IMF और विश्व बैंक का भी मुख्यालय है। मुद्दा है डॉलर। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? जो ब्रिक्स देशों की बैठक हुई थी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। और ये जो पार्टिसिपेट किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, इन्होंने किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, क्योंकि अभी जितनी भी बैठकें हो रही हैं वो लगभग आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही जरिए की जा रही हैं, क्योंकि हर जगह कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है। तो इसी को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बैठक आयोजित की जा रही हैं। अब बात करते हैं अगर यहाँ ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में ये 5 कंट्री देश हैं और ये कंट्री देशों के नाम हैं। बी से ब्राज़ील है, आर से रूस है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का संगठन है जिसके लिए बोलते हैं ब्रिक्स। यहाँ हालांकि ये जो पहले ब्रिक था, क्या नाम था? पहले इसका नाम ब्रिक था, लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया। उसके बाद इसका नाम रख दिया गया था ब्रिक्स। क्या नाम हो गया? तो ब्रिक्स हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ था? तो 2010 में शामिल हुआ था। एक बार मैं नाम बोल दे रहा हूँ इसके। ब्रिक्स की फुल फॉर्म मतलब कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत के सबसे बड़ा छेद बंद होने का क्या कारण है? मतलब कि जो आर्कटिक के ऊपर जो ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद हुआ था, जो कि 10 लाख वर्ग किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ था, अब वो बंद हो गया है। और बहुत ही खुशी की बात है कि ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया है। तो इसका क्या कारण रहा है बंद होने का? इसका कारण रहा है पोलर वोर्टेक्स। क्या कारण रहा है? तो पोलर वोर्टेक्स, हिंदी में बोले तो ध्रुवीय भंवर के कारण जो होल था आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में जो होल था या छेद था वो अब बंद हो गया है। और क्या कारण था इसका? तो इसका कारण था ध्रुवीय भंवर। अब बात करें ये जो ध्रुवीय भंवर है वो होती क्या है? तो ध्रुवीय जो भंवर होती है वो ऐसी प्रक्रिया है जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडी हवा लाती हैं। मतलब कि ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडी हवा लाती हैं तथा समताप मंडल में पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। हालांकि अब ये भी कहाँ पे हैं? तो ये ध्रुवों में लाएंगे तो ध्रुव हमारे ऊपर और नीचे ही होते हैं ध्रुव। तो इस बार ये इतनी स्पीड से भंवर आई है इसमें कि जो होल है वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया है। हालांकि इसका कोई कारण नहीं रहा है कि लॉकडाउन के चलते ये बंद हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हालांकि इन्वायरमेंट में काफ़ी असर पड़ा है, लेकिन ये जो होल था इसका जो होल बंद होने का मेन कारण रहा है वो रहा है पोलर वोर्टेक्स, जो कि ध्रुवीय भंवर के नाम से हिंदी में ध्रुवीय भंवर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस बात की पुष्टि किसने की है कि जो आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में जो छेद हुआ है वो बंद हो गया? इस बात की पुष्टि की है यूरोपियन, मैंने यहाँ नोट कर दिया है, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, शॉर्ट में बोले तो ECMW ऐप के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है। बात करें ECMW ऐप की तो इसके महानिदेशक हैं फ्लोरेंस रेवियर। क्या नाम है? तो फ्लोरेंस रेवियर इनके महानिदेशक का नाम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 1 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट व 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेजे हैं? तो ये 1 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट तथा 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेजे हैं भारत ने बांग्लादेश के लिए, क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए भारत अपने पड़ोसी देश तथा दूसरे देशों के लिए भी पूर्ण रूप से मदद कर रहा है। तो इसी के चलते हुए अब ये बांग्लादेश में भेजे हैं, जिसमें 1 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट है तथा 50,000 सर्जिकल दस्ताने हैं। अब बात करें, इससे पहले भी भारत ने विभिन्न देशों के लिए विभिन्न दवाइयाँ भेजी थी। जैसे अगर बात करें मालदीव की,
मालदीव, तो मालदीव के लिए 6.2 टन दवाइयाँ भेजी थी भारत ने, और किस ऑपरेशन के तहत, तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने मालदीव को 6.2 टन भी दवाइयाँ भेजी थी। उसके बाद इजराइल के लिए भेजी थी। इजराइल के लिए कितनी दवाइयाँ भेजी थी, तो 5 टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा भेजी थी। उसके बाद नेपाल के लिए भेजी थी, तो नेपाल के लिए कितनी भेजी थी, तो 23 टन भेजी थी, और 23 टन में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई थी और पैरासीटामोल भी दवा भी शामिल थी। तो ये सब चीज़ें याद रखे चलना कि किस किस देश के लिए क्या क्या भेजा है। यहाँ से मालदीव वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट है, ये एक मलेरिया की दवाई है। हालांकि इसका प्रयोग जो कोविड-19 के उपचार में किया जा रहा है, और कोविड-19 के उपचार में ये एक कारगर दवाई भी सिद्ध हुई है। अब बात करेंगे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। मुद्दा है यहाँ की टका, ये मुद्दा इधर लिख दीजिए, टका यहाँ की मुद्दा है। प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। अगर बात करें बांग्लादेश की, तो अभी बांग्लादेश में फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है। कौन सा सिस्टम, तो थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है फेसबुक ने बांग्लादेश में। अगर बात करें तो ये थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम है क्या, तो ये फर्जी खबरों के रोकने के लिए थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया गया है बांग्लादेश में फेसबुक के द्वारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें 2,000 रुपये देने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने। मतलब कि जो भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित हैं और अगर वो ठीक हो जाते हैं तो उन लोगों के लिए 2,000 रुपये देगी कौन, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। अब बात चलिए यहाँ आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं JK माहेश्वरी। हालांकि ये जो 2,000 रुपये देने की घोषणा की है, ये केवल आंध्र प्रदेश में ही लागू है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि किसी भी राज्य में सही होंगे तो उनके लिए दिए जाएंगे, नहीं। तो आंध्र प्रदेश में जो भी मरीज हैं और वो सही हो रहे हैं तो उनके लिए है ये योजना, जिनके लिए 2,000 रुपये दिए जाएंगे। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश से। अभी कुछ कल या परसों ही मैंने आपके लिए नोट कराया था, एक कोविड फार्मा ऐप भी चलाया गया है। कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। उसके बाद इन्होंने, आंध्र प्रदेश सरकार ने, जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह होती हैं उनके लिए शून्य ब्याज ऋण योजना भी दोबारा से लॉन्च की है। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उन्होंने अपना कार्यकाल घटा के कितना कर दिया है, तो 3 वर्ष कर दिया है। मतलब कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 5 से 3 वर्ष घटाकर कर दिया। उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य में जो शिक्षकों की भर्ती होती थी ST वर्ग की, वो 100% जो आरक्षित थी उसके लिए अमान्य घोषित कर दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित किया है। उसके बाद कोविड-19 पोर्टल, एक है कोविड-19 पोर्टल और दूसरी थी वाईएसआर निर्माण पोर्टल का भी शुभारंभ किसने किया है, तो आंध्र प्रदेश ने ही किया है। उसके बाद जो GMR एयरपोर्ट लिमिटेड है उसने आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में, आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है भोगापुरम, यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की भी मंजूरी दी है। उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था नबरन नालू पैदलान दिर्की योजना थी। और इस योजना के तहत क्या था, जितने भी राशन कार्ड धारक थे उनके लिए 1 रुपये में आवास स्थल मुहैया कराएगी आंध्र प्रदेश की सरकार। उसके बाद बात करें तो अभी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी स्टेशन स्थापित किया है। कौन सा, तो मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थापित किया है। ये जो जितने भी स्लम एरिया होती हैं उनके लिए है ये। उसके बाद निकाय चुनावों के लिए एक ऐप लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश ने जिसका नाम था निगाह ऐप। क्या नाम था, तो निगाह ऐप नाम था उसका। उसके बाद पोषण अभियान को लागू करने में शीर्ष पर राज्य रहा है आंध्र प्रदेश। अगर बात करेंगे प्रतिभागियों की सूची में कौन रहा है, तो वो रहा है तमिलनाडु। उसके बाद जो मैंने एक क्वेश्चन अभी बताया था कि आंध्र प्रदेश में होने वाला था बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम था मिलन, कहाँ होने वाला, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अब उसका आयोजन भी रद्द कर दिया गया है कोरोना वायरस के चलते हुए। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश की एंटी करप्शन हेल्पलाइन है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है PV सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं PV सिंधु। उसके बाद भारत का जो पहला एक्वा मेगा फूड पार्क खोला गया था वो कहाँ खोला गया था, तो आंध्र प्रदेश में खोला गया था। और भारत की पहली फ्रूट ट्रेन भी आंध्र प्रदेश के टारीपत्ती रेलवे स्टेशन से मुंबई के जवाहर
जवाहर बंदरगाह तक चली थी, जिसके लिए नाहवा सोवा बंदरगाह भी बोलते हैं। अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की एक शतरंज खिलाड़ी है जिनका नाम है कोनेरू हम्पी। क्या नाम है? तो कोनेरू हम्पी नाम है। तो कोनेरू हम्पी ने मास्को रूस में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी जिसका नाम था वर्ल्ड रैपिड शतरंज प्रतियोगिता। उसमें इन्होंने महिला वर्ग का खिताब जीता था और केयन्स कप भी इनके द्वारा जीता गया था कोनेरू हम्पी के द्वारा। उसके बाद रेत की डोर डिलीवरी सेवा आंध्र प्रदेश ने ही की है। दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख भी आंध्र प्रदेश में ही मिला है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में, और सातवाहन शासक राजा विजय से संबंधित था। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे भारत का पहला दिशा पुलिस स्टेशन भी खोला गया है आंध्र प्रदेश में ही। और लास्ट एक पॉइंट कोई और रह गया, हाँ, इसमें जो फलों के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है। और अगर बात करेंगे फलों में कौन है तो आंध्र प्रदेश है, और सब्जियों में कौन है तो सब्जी में वेस्ट बंगाल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवार को 15 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो ये सहायता राशि देने की घोषणा की है उड़ीसा राज्य सरकार ने। मतलब कि अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ है और कोरोना वायरस का इतना प्रकोप चल रहा है, उसके चलते हुए भी जो पत्रकार हैं वो अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं, अपनी जान हथेली पे लेकर पत्रकारिता कर रहे हैं। तो इस दौरान अगर किसी पत्रकार की मृत्यु हो जाएगी कोरोना वायरस के चलते हुए, तो उसके परिवार के लिए 15 लाख की सहायता राशि देगी उड़ीसा राज्य सरकार। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इनके लिए अभी पेटा इंडिया द्वारा हीरो ऑफ एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। राज्यपाल हैं गणेशी लाल और चीफ जस्टिस हैं उड़ीसा हाईकोर्ट के मोहम्मद रफ़ीक। ये अभी नियुक्त हुए हैं, मेघालय हाईकोर्ट के थे, तो मोहम्मद रफ़ीक अब उड़ीसा के बन गए हैं संजू पांडा की जगह। अब बात करते हैं पत्रकारों से ही संबंधित अभी किस किस राज्य ने क्या क्या फैसला किया है। तो कोविड-19 के ही चलते रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को 10 लाख का बीमा देने की घोषणा की है हरियाणा राज्य सरकार ने। वहीं पत्रकारिता के समर्थन में $100 बिलियन निवेश भी किसने किया है? तो ये फेसबुक ने किया है। उसके बाद यहाँ एक पॉइंट और है, असम राज्य सरकार ने भी पत्रकारिता के समर्थन में 50 लाख का बीमा कवर करने की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन शायद मैं भूल गया लिखने से। तो असम ने भी 50 लाख रुपए के बीमा कवर करने की घोषणा की है, किनके लिए? तो पत्रकारों के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो ये विशेष ऋण योजना शुरू की है इंडियन ओवरसीज बैंक ने, जो कि किसके लिए है? तो ये महिला स्वयं सहायता समूह के लिए है। और अभी मैंने 2 या 3 दिन पहले भी नोट कराया था कि एक शून्य ब्याज ऋण योजना चलाई गई थी। वो कहाँ चलाई गई? तो आंध्र प्रदेश में चलाई गई थी। वो भी महिला स्वयं सहायता समूह के लिए थी, लेकिन यहाँ बैंक है और ये क्वेश्चन अलग है और वो क्वेश्चन अलग है। तो यहाँ पे किस बैंक ने चलाई है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने चलाई है। किनके लिए है ये योजना? जो महिला स्वयं सहायता समूह है। अब इसके अंतर्गत होगा क्या? और ये योजना उन्हीं लोगों पे लागू होगी जो कि ऑलरेडी इंडियन ओवरसीज बैंक से पहले लोन ले चुकी हैं। तो इनमें जो भी महिला स्वयं सहायता समूह रहेगा, अगर उस समूह की सदस्य कोई लेडी उस समूह की सदस्य है, तो उस सदस्य को अधिकतम 5,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। सदस्य के लिए 5,000 रुपये तक का अधिकतम ऋण दिया जाएगा, जबकि पूरे समूह के लिए अधिकतम 1 लाख तक का ऋण दिया जाएगा इस योजना के तहत इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। और ये ओनली फॉर 1 ईयर है, मतलब कि 1 वर्ष के लिए। बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो ये है कर्णम शेखर, मुख्यालय है चेन्नई में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हो गया, ये कौन थे? तो हाल ही में जो विजय मिश्रा का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये नाटककार थे, संगीतकार थे और पटकथा लेखक भी थे। मतलब कि लेखक थे, ये नाटकों की जो लेखक होते हैं तो वो भी थे और प्लस संगीतकार भी थे। और ये किस भाषा के थे? तो ये उड़िया भाषा, मतलब कि ओडिसी भाषा के ये पटकथा लेखक, नाटक और संगीतकार थे। और इनकी आयु 83 वर्ष की आयु में अभी इनका निधन हो गया है। इनसे संबंधित कुछ पॉइंटों पे नज़र डालें तो बनप्रस्थ एक नाटक था जो बहुत ही फेमस था, और इस नाटक के लिए इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वहीं 1994 में, मतलब कि 1994 में जो कोणार्क सम्मान है, कोणार्क सम्मान से सम्मानित हुए थे कौन? तो ये विजय मिश्रा ही। और ये कोणार्क सम्मान ये उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है। अब बात करते हैं, कुछ और भी निधन हुए हैं, तो मैंने एक ही क्वेश्चन में नोट किए हैं। जैसे अभी एक निधन हुआ है रानी राय का। ये रोनी रॉय, ये नाम समझ के लेडी में समझ लेना, ये मेल हैं। तो रोनी रॉय, इनका निधन हो गया है। ये कौन है? तो ये है फोटो जर्नलिस्ट, मतलब है नहीं थे, ये फोटो जर्नलिस्ट थे। अब इनका भी निधन हो गया है। और ये स्पोर्ट्स के फोटो जर्नलिस्ट थे, मतलब कि जो भी
स्पोर्ट होते थे, गेम्स होते थे, उसमें ये वीडियोग्राफी और फोटो जर्नलिस्ट का काम करते थे। उसके बाद एक निधन और हुआ है, वो हैं देवानंद कोम्बर। देवानंद कोम्बर हैं, ये असम के रहने वाले थे और ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। कौन? देवानंद कोम्बर। हालांकि इनका संबंध की बात करेंगे तो ये राजनीति से संबंधित थे और राजनीति में ये त्रिपुरा, बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रहे थे। बात करें 2009 से 2013 तक ये बिहार के राज्यपाल रहे थे। वहीं 2009 से 2010 तक ये पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रहे थे। अब ये मत समझ लेना कि 2009 से 13 तक तो ये बिहार के हैं, तो 2009 से लेकर 10 तक ये पश्चिम बंगाल के कैसे हो जाएंगे? तो हो जाएंगे, क्योंकि एक राज्यपाल किसी दूसरे राज्य का भी अतिरिक्त में कार्यभार संभाल सकता है। तो 2009 से 13 तक बिहार के राज्यपाल, 2009 से 2010 तक ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे और 2013 से लेकर 2014 तक ये त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल रहे थे। अब बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की और 16वें क्वेश्चन की। तो अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन है जिसने कि आरबीआई से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है? तो इस कंपनी का नाम है ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल कंपनी। क्या नाम है? तो इस कंपनी का नाम है ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल कंपनी। अब ये लाइसेंस प्राप्त करने का मतलब क्या है और यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अब ये कंपनी प्रीपेड वॉलेट कार्ड भी जारी कर सकती है। प्रीपेड वॉलेट कार्ड जारी कर सकती है और जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति 1 लाख तक का लेन देन की सुविधा इनके लिए दी जाएगी। मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए 1 लाख तक की लेन देन की सुविधा दी जाएगी। अगर बात करें ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल कंपनी की, तो स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय है जयपुर में, जयपुर राजस्थान में, और सीईओ हैं ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल कंपनी के अमिताभ घोष। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, टाटा ट्रस्ट द्वारा कोविड-19 के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो इस अभियान का नाम था 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए दृष्टि पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो दृष्टि पोर्टल चलाया था उत्तराखंड राज्य के द्वारा। उसका तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, कोविड फार्मा मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश राज्य ने। यहाँ पे इस ऐप का क्या मतलब है? तो जो भी लोग दवाइयाँ ले जाते हैं, खासकर जुकाम, बुखार और खांसी की दवा ले जाती हैं, तो उन पर निगरानी की जाएगी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था, किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का पुनर्गठन हुआ है? तो ये राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का पुनर्गठन हुआ है मालिनी शंकर की अध्यक्षता में। पांचवा क्वेश्चन था, सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये पाकिस्तान के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। छठा क्वेश्चन पूछा था, खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी के लिए झारखंड ने कौन सा ऐप चलाया है? तो इसका ऐप का नाम है झारखंड बाजार ऐप। और सातवां क्वेश्चन मैंने पूछा था, किसके द्वारा फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है ऐप CISF के द्वारा, मतलब कि सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF, जो कि अर्धसैनिक एक बल है। अब बात करते हैं आज की क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है, दवाओं की होम डिलीवरी हेतु असम द्वारा चलाई गई योजना, मतलब कि जो दवाओं की होम डिलीवरी होगी तो उस होम डिलीवरी के लिए असम द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? दूसरा क्वेश्चन बताना, फेसबुक ने ग्रुप चैट के लिए किस नाम से एक फीचर लॉन्च किया है? तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बताना है, प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? मैं यहाँ राज्य नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अस्पताल का नाम पूछ रहा हूँ। उसके बाद चौथा क्वेश्चन बताना है, संपर्क बैठक नामक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? पांचवा क्वेश्चन बताना है, सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय खर्च करने में प्रथम देश कौन है और भारत का कौन सा स्थान है इसमें? और छठा क्वेश्चन आपके लिए बताना है, नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट की तैनाती कहाँ की गई है? हालांकि केरल में की गई है, आपके लिए उस केरल के स्थान का नाम बताना है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन आपसे है, इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 लिख लेना। तो इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 में प्रथम संस्थान किसे दिया गया है? मतलब कि उसमें टॉप यूनिवर्सिटी कौन रही है विश्व में, और जो कि एक यूनिवर्सिटी भारत की भी रही है। आप उसमें साथ में भारत की भी जो यूनिवर्सिटी टॉप रही है भारत में, उसका भी नाम बता दीजिएगा, और वैश्विक स्तर पर उसका कौन सा क्रम है वो भी बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चनों के आंसर आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल मनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।